जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो कल मैंने बताया था, वीडियो आप लोग को पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब आज की सीरीज जो है कि भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार और विऔद्योगीकरण। तो पहले विऔद्योगीकरण पे, जिसको धन निकासन का सिद्धांत भी कहा जाता है। धन निकासन का सिद्धांत ये था कि अंग्रेज भारत के धन को अपने देश ब्रिटेन पहुंचा रहे थे। सारे चीज़ों को यहाँ से ले जाकर वहाँ कहते थे कि अंग्रेज एक ऐसे स्पंज का प्रयोग कर रहे हैं जो गंगा नदी के पानी को सोखता है और टेम्स नदी में ले जाकर उसको निचोड़ देते हैं। मतलब भारत के धन को वो सोख कर ब्रिटेन के खजाने को भर रहे थे। यहाँ के लोगों को कमज़ोर कर रहे थे, यहाँ की जनता को गरीब कर रहे थे, अपने यहाँ के लोगों को अमीर कर रहे थे, जिसका खुलासा दादा भाई नौरोजी ने किया 1906 में। और ये आपको पता चल गया विऔद्योगीकरण धन निकासी का सिद्धांत। अब बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार। अंग्रेज पहले तो व्यापारी बन के आए थे। शुरू में वो व्यापारियों की तरह ही रहे, पर जब सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, लोग कहते हैं अपने घर में किसी को नहीं घुसने देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब आदमी बाहर रहता है ना, तो उसके आपके घर के आंतरिक मामलों का बहुत अंदाज़ा नहीं होता है, पर जब आदमी आपके घर में आ जाता है तो आपके घर की हर छोटी बड़ी चीज़ पर उसकी निगाह होती है और वो उसको कैप्चर करता है, उसमें जज करता है, उसमें लीकेज ढूंढता है। और अंग्रेज़ों को ये लीकेज पता चल गया था कि भारत बड़ा देश है, लेकिन ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और सभी राजा अपने अपने क्षेत्र में राज करते हैं। इस पूरे भूखंड का कोई संगठित राजा नहीं है। ये उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। अब क्या था, उनके लिए बहुत आसान था कि फूट डालो, राज करो, सबको लड़ा दो तो हम तो राजा ऐसे ही बन जाएंगे। वो व्यापारी थे, उन्होंने व्यापारी दिमाग लगाया। उस समय बंगाल बहुत समृद्ध था। ढाका और कलकत्ता के जो मलमल होते थे, लोग कहते थे कि एक थान मलमल अंगूठी के रास्ते निकल जाता था। बांस का जो होता है खोल, जिसको बांस के अंदर का जो छेद होता है, उसमें पूरा एक थान मलमल वो लोग रख देते थे। मतलब वो हवा जैसे कपड़े बनाते थे, एकदम हवा आर पार दिखने वाला, कपड़े से आर पार दिखता था, इतना बारीक काम करते थे। और जो देश को सोने की चिड़िया का, तो भारत में सोना होता नहीं था, लेकिन व्यापार के माध्यम से बहुत सोना हम लोग लाते थे। हमारे यहाँ के लोग विदेशों में व्यापार करते थे, यहाँ के कपड़े विदेशों में जाते थे जिनकी बहुत डिमांड थी और उसका अच्छा मूल्य मिलता था, इसलिए देश समृद्ध था। सबके पास रोजगार था, सब लोग काम करते थे। तो जब किसी को पंगु बनाना होता है ना, तो सबसे पहले उससे काम को छीन लिया जाता है, उसकी आर्थिक क्षमता को ख़त्म कर दी जाती है। अंग्रेज़ों ने वही किया। उनको पता था कि ऐसे आसान नहीं होगा। जब इनका कपड़ा हमारे बाज़ार में बिकेगा तो हमारे मिल का क्या होगा, वहाँ से कपड़ा कौन खरीदेगा, क्योंकि जो वहाँ की महिलाएं थीं वो ढाका के मलमल को पसंद कर रही थी। इन्होंने सबसे पहले इस उद्योग को ही बंद करना शुरू कर दिया। उस पर इन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया। यहाँ से कपास ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन से जो कपड़े बन के आते थे वो भारत में बिकते थे। मतलब भारत का सामान ले जाकर अपने यहाँ बना रहे हैं, फिर हमारे बाज़ार में लाकर हमको ही बेच रहे हैं। और हमारे यहाँ की जो कल कारखाने थे, जो मशीनें थी, जो हथकरघे थे, उनको बंद कर दिए। बहुत सारे बुनकर सड़क पे आ गए, बहुत से लोग भुखमरी का शिकार हो गए, भीख मांगने पर मजबूर हो गए और भी मतलब उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई, जो कि अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, जिनका सम्मानपूर्वक जीवन यापन चल रहा था। कलकत्ता बहुत समृद्ध था, एक तो समुद्र के किनारे था, उससे वहाँ कारीगरी बहुत अच्छी थी। तो उस समय स्वतंत्र बंगाल का सदर मुर्शीद कुली खां था। उसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद वहाँ के हुए नवाब सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला साजिश का शिकार हो गए। एक तरफ मीर जाफ़र, एक तरफ उनकी खुद की मौसी घसीटी बेगम। वो दोनों मिलकर इनके खिलाफ साजिश करने लगे कि इनको हम राजा नहीं बनने देंगे, और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भी उठाया। उन्होंने मीर जाफ़र को लालच दिया कि आप अगर हमारे साथ आ जाएंगे तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब आपको बना दिया जाएगा। तो उनको पता था कि यहाँ के लोग लालच में आ जाएंगे। मीर जाफ़र ने वैसा ही किया जैसा अंग्रेज़ों ने कहा।
वो सेना लेकर चुपचाप किनारे खड़ा रहा, सिराजुद्दौला अकेले लड़ता रहा। और जब अपनी सेना, अपने सेनापति ने ही धोखा दे दिया तो फिर राजा अकेले कब तक लड़ेगा। वो लड़ते लड़ते हार गया, पकड़ा गया और मारा गया। इस दौरान एक और घटना हुई थी जिसको ब्लैक होल की घटना कही जाती है। तो ब्लैक होल कहा जाता है कि एक कमरे में लगभग, ये बात है 20 जून 1956 की, 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है जिसमें कि सिर्फ 23 बचते हैं। इस घटना को ब्लैक होल घटना कहा जाता है और ये सिराजुद्दौला के द्वारा ही किया गया था। और जब सिराजुद्दौला हारता है उसी दिन भारत पर अंग्रेजों के शासन का पहला कदम मतलब रख दिया जाता है कि अब एक कदम वो रख दिए थे भारत पर शासन करने का। सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफ़र बस नाम का राजा था, वो जैसा अंग्रेज बोलते थे वैसा करता था। फिर कुछ दिन बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को भी हटा दिया और मीर जाफ़र को हटाने के बाद उसने मीर कासिम को राजा बनाया और 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु भी हो जाती है। ये सारे लोगों ने मिलकर अपने लालच में देश का ही सौदा कर दिया। किसी को कुछ नहीं मिला लेकिन अंग्रेज़ों को बहुत मिल गया। उस समय का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसने खूब बंगाल को खूब आराम से लूटा और इतना धन उसने ब्रिटेन पहुंचाया कि ब्रिटेन एकदम माला माल हो गया। अपने पास उस समय उसने अरबों की संपत्ति रख ली थी, बहुत धन था उसके पास और सारा धन इंडिया से वो ले गया था। जो कलकत्ता स्वर्ग कहा जाता था अब धीरे धीरे वो बदहाली की तरफ जाने लगा। इन लोगों ने वहाँ के लोगों को कहा कि आप नील की खेती करिए, अफीम की खेती करिए। यहाँ की कृषि व्यवस्था को भी चौपट किए। नील कोई खा नहीं सकता, अफीम कोई खा नहीं सकता। नील की खेती करने से और अफीम की खेती करने से भारत में खाद्यान्न संकट भी समय समय पर आते रहे। जब राजा टैक्स लेता है तो उस टैक्स से बदले प्रजा की रक्षा करता है, देखभाल करता है और चीज़ें करता है। कभी आपदा विपदा आती है तो वो अपने खजाने की तरफ से उनकी मदद भी करता है। पर अंग्रेज टैक्स तो लेते थे पर वो पब्लिक की कोई मदद नहीं करते थे। वो सिर्फ व्यापारी थे, वो टैक्स लेते थे, बस उनको भारतीय जनता से टैक्स वसूलना था। उनके सुख दुख से उनका कोई लेना देना नहीं था, बस उनको मतलब था अपने टैक्स से। और जब इन लोगों के कदम कलकत्ता में पड़े तो इन लोगों ने कलकत्ता के कल कारखाने, खेती बाड़ी, सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया और किसानों पर बस टैक्स पर टैक्स ही लाते गए। जो टैक्स वो 10% देते थे वो 50% हो गया। अगर अकाल पड़ा है तो भी टैक्स देना है, बाढ़ आया है तो भी टैक्स देना है, सूखा पड़ा है तो भी टैक्स देना है। अब धीरे धीरे उनको सिर्फ भारत से पैसा निकालना था, भारतीय जनता से पैसा निकालना था, चाहे जैसे पैसा निकाले। वो सिर्फ यहाँ व्यापार करने आए थे, उनको यहाँ के लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। अब इस तरह से क्या होता है कि भारत में अंग्रेजी राज की नींव पड़ जाती है। इसके बाद 1964 में बक्सर का युद्ध होता है। ये अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच होता है। भाई सत्ता के बीच में टकराहट होती ही है और मीर कासिम का साथ जो है अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम ने दिया था। और बक्सर के युद्ध में मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो होते हैं, इनके साथ रॉबर्ट क्लाइव की एक संधि होती है जिसको इलाहाबाद की संधि कही जाती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। शुजाउद्दौला। और एक इतिहासकार हैं M.K. पन्नीकर, कहते हैं कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था। अब जो है ना, ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में जो प्रथम नवाब था नजमुद्दौला, उसके बाद 1765-72 के मध्य बंगाल में द्वैध शासन के बारे में मैंने कल बताया था, उस वीडियो में आप देखिएगा। तब द्वैध शासन की शुरुआत हुई और इलाहाबाद के संधि के तहत शाह आलम को 26 लाख वार्षिक पेंशन दी गई।
और एक अलीवर्दी खां थे जो कहते थे कि उन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। कह रही थी कि अगर इनको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगे और छेड़ा जाएगा तो ये काट काट के मार डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। सबका अपना अपना सोच होता है, वो छेड़े ना छेड़े, उनका जो काम था वो अपना बहुत अच्छे से कर रहे थे। इस तरह से बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। अब कल आगे का पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो छोटा सा, जिसको मैंने कहानी के रूप में बताने का प्रयास किया है, समझ में आया होगा। क्योंकि ये 0 से स्टार्टिंग है, जिसको नहीं समझ में आता है वो आप वीडियो देख सकते हैं, कहानी के रूप में समझ सकते हैं। फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर को क्लियर करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।